आई कर रहा तुम्हारा फोन करके कि आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा सुमन को। अब कर रहा है। हाँ आ गया करेक्ट। नमन ठीक है। हाँ सर्वप्रथम रामालयम फाउंडेशन के इस प्रतिष्ठित आभासी पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वत जन, शिक्षाविद एवं चिंतक को मेरा सादर सस्नेह प्रणाम। रामालयम फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस विशिष्ट वेबिनार में मैं डॉक्टर सुमन आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। शिक्षा केवल साक्षर होना मात्र नहीं है और सिर्फ ना ही जीविकोपार्जन का साधन विशेष है। यह वह आलोक है जो चरित्र का निर्माण करता है और एक समरस, सर्वसमावेशी एवं प्रगतिशील तथा संस्कारवान समाज की आधारशिला रखता है। एक सशक्त एवं सभ्य समाज के बिना श्रेष्ठ शिक्षा की कल्पना एक मृग मारीचिका है और बिना उत्कृष्ट शिक्षा के एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी एक अधूरी परिकल्पना है, संगत नहीं है। आज इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य देश के शिक्षा जगत एवं प्रशासनिक तंत्र की 5 विभूतियां उपस्थित हैं, जिनके विचार हमें एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आइए मैं अब आदर के साथ एवं श्रद्धा सहित आज के अतिथियों का परिचय कराती हूँ। सबसे पहले सहस्त्र बुद्धे सर, आप कोटि-कोटि नमन, आपको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं इस वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद एवं तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व आप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, IIT गुवाहाटी में प्रोफेसर एवं उपनिदेशक तथा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। भारतीय उच्च शिक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है और मैं जितनी प्रशंसा करूं शायद बड़े मुंह छोटी बात हो जाएगी, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। सर इस आभासी पटल पर आपका सस्नेह आदर के साथ स्वागत करती हूँ। मेरा सत अब मैं स्वागत करती हूँ प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्र जी का। आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इससे पूर्व गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में आपने प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपकी कृति काशी का कबीर एवं मसीह का अगर छुओ नहीं साहित्य जगत में आपके गहरे शोध एवं प्रज्ञा का जीवंत प्रमाण है। आप प्रख्यात शिक्षाविद, साहित्यकार, लेखक एवं समाज चिंतक हैं। साहित्य, संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और जनसंचार के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास गोरा पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक के निर्माण एवं निर्देशन को विशेष सराहना प्राप्त हुई है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ श्री एसएन साहू सर का। एसएन साहू सर, ओके, थैंक साहू यू सर, आवाज आ रही है? हाँ, यस। आप स्वतंत्रता संग्राम के विविध आयामों के अध्ययन, अनुसंधान एवं लेखन से गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका अध्ययन विशेष रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, मधुसूदन दास के विचारों और उनकी विश्व दृष्टि पर केंद्रित है। आपने समकालीन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अनेक शोधपरक लेख भी लिखे हैं। आपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री KR नारायणन के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशकता, राज्यसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है।
इस Thank you so आज much. की इस वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। Thank you so much. अब मैं परिचय कराती हूँ प्रोफेसर बीसी त्रिपाठी जी का। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, सस्नेह आदर सहित आपका अभिनंदन है। आप देश के सुप्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं पूर्व कुलपति हैं। आपने उत्कल विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की हैं तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आपने प्रकाश संश्लेषण एवं पादप उत्पादकता विषय पर पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। आपने अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में उच्च स्तरीय शोध कार्य भी किया है। जेएनयू के स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में प्रोफेसर एवं डीन के रूप में दीर्घकाल तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आपने वर्ष 2011 से 14 तक रावेंसा विश्वविद्यालय कटक ओडिशा के कुलपति के रूप में देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में अनेक शैक्षिक एवं आधारभूत संरचना संबंधी सुधार किए हैं। इतना नहीं सर, आप नासा अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में भी कार्य किए हैं, जहां आपने अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों का सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव विषयक शोध भी किया है। विज्ञान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय और प्रेरणादायी है। सर, आज की इस वेबिनार में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के समक्ष बोल पा रही हूँ। अंत में मैं स्वागत करती हूँ रामालयम फाउंडेशन की अध्यक्ष मैडम पूनम मिश्र का। पूनम मिश्रा मैम भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार के लिए निरंतर समर्पित रही हैं। आपने सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार में आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको आंध्र प्रदेश के पवित्र तीर्थ श्री शैलम में मातृदेवो भवः सम्मान से अलंकृत किया गया है। विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं में सलाहकार के रूप में आपका मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा। भारत सरकार के भारतीय ज्ञान परंपरा एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के विजन को आगे बढ़ाने हेतु रामालयम फाउंडेशन द्वारा श्री सोमनाथ में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की महत्वपूर्ण पहल भी आपके नेतृत्व में की जा रही है। मैं इस आभासी पटल पर आपका आदर सहित अभिनंदन करती हूँ। अब मैं प्रोफेसर देव प्रकाश मिश्र सर से निवेदन करूंगी कि इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए इसको गति दें। नमस्कार एवं धन्यवाद सुमन जी। आप सभी प्रबुद्ध विख्यात विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले इस आभासी पटल पर अपने मित्र, मार्गदर्शक अनिल सहस्रबुद्धे जी, प्रोफेसर बीसी त्रिपाठी जी, मित्र सत्यनारायण साहू जी, पूनम मिश्रा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सबों ने अपना समय निकालकर मुझे सुनने का कष्ट कर रहे हैं। मैं अपने इस प्रकरण में आज के प्रख्यात विद्वान अनिल सहस्रबुद्धे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार को रखें और आपकी कोई विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने नई शिक्षा नीति की जो अवधारणा है उसके निर्माण प्रक्रिया से लेकर के उसे लागू करने तक की सारी जिम्मेवारियों को इन्होंने अभूतपूर्व ढंग से निभाया है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अनिल सहस्रबुद्धे जी से कि अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें, जैसा कि आज का विषय है शिक्षा और समाज। सर अनिल सहस्रबुद्धे जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं आपको अपने विचार रखने के लिए। सभी को नमस्कार। आभासी पटल पर जो उपस्थित है, शुरुआत में डॉक्टर सुमन जी ने सब लोगों का परिचय किया। डॉक्टर मिश्रा जी ने अभी
सभी को आह्वान किया कि आप समाज और शिक्षा के बारे में, उनके जुड़न के बारे में बताएं। डॉक्टर एस.एन. साहू जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, डॉक्टर पूनम मिश्रा जी, आज रविवार है तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे मौके पर हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए रामालयम फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी श्रोतागणों को नमस्कार। शिक्षा और समाज, ये दोनों विषय जो ऐसे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन दोनों का एक अटूट रिश्ता है, नाता है, और एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता है। यदि समाज का सही गठन होना है तो शिक्षा की आवश्यकता है, और शिक्षा के लिए समाज की भी आवश्यकता है। और इसलिए शिक्षा और समाज, ये दोनों का जो गठन आपने किया है, ये दोनों जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे आर क्लोजली इंटरवोवन, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ऐसे दो आयाम हैं जिनके बिना हमारा समाज बन नहीं सकता है। एक तरफ हम बहुत पुरातन काल में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे समाज और शिक्षा का एक जुड़ाव होता था, जिसको हम गुरु शिष्य परंपरा और गुरुकुल सिस्टम कहते हैं। तो जब छात्र 8 साल के बाद गुरु के आश्रम में जाता था और वहाँ पूरी की पूरी शिक्षा वो पूर्ण होने तक, कभी 8 साल लगते थे, 10 साल लगते थे, 12 साल लगते थे, फिर समाज के जीवन में जुड़ने के लिए वापस आते थे। तो घर से दूर, यानी आज जो हम रेसिडेंशियल स्कूलिंग सिस्टम कहते हैं, उसी का एक अनुभव उस गुरु शिष्य परंपरा के नाते गुरुकुल सिस्टम में होता था। और जीवन के सारे मौल्य, जीवन की जो शैली है, उसको सीखने के लिए, जिसको हम लाइफ स्किल्स आज कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी। और एक शब्द प्रयोग आज बार बार किया जाता है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। वो थ्योरेटिकल सिर्फ नॉलेज नहीं है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होता था। जैसे नदी से लाकर पानी लाना हो, या जंगल में जाकर लकड़ी खाने पीने के लिए सब्जी उगाना हो, यानी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से लेकर कष्ट करते हुए, उसके साथ साथ श्लोक वगैरह बताते हुए उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी क्रिएट किया जाता था, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता था। तो आज नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हो, या सभी राष्ट्रों में जहाँ जहाँ हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो कई शब्द प्रयोग होते हैं। तो गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ये सभी का निर्माण शिक्षा जगत से होता है, ऐसे कहा जाता है। गेटिंग नॉलेज, नॉलेज इज नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो आज गूगल से बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को, माहिती को ज्ञान के रूप में कन्वर्ट करना, नॉलेज के रूप में उसको प्रदान करना, ये शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसलिए शिक्षा क्षेत्र में हम इंफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, यानी ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ साथ वेदर इट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, हाथ से काम करने वाली चीज़ें, स्किल्स जो है, उसके लिए भी जो हमारे देश में पुरातन काल से अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में एक एक तरह के स्किल, लोहार हो, चमार हो, या जो भी स्किल्स है, कारपेंट्री का हो, उस टाइम में मशीन वगैरह नहीं होती थी, लेकिन जो भी थी उसको घर घर से स्किल प्रदान करने की भी व्यवस्था होती थी। आज हम उसको वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन कहते हैं। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो वैल्यूज। हमारे देश में जो भारतीय सभ्यता है, 10,000 साल के ऊपर की, जो एक सातत्य से चलती हुई, बहलता हुआ चलने वाली ये धारा जो है, उसको हमारे शिक्षा में आने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैल्यू बेस्ड रूटेडनेस ऐसे कहा गया है। हमारे मूल के साथ जुड़कर हमारी शिक्षा होनी चाहिए। भारत देश का मूल जो है, जो सनातन संस्कृति है, वो चिर नूतन भी है और चिर
पुरानी भी है, दोनों है उसके साथ। तो इसलिए इसके बारे में सभी छात्रों को जरूर मिलनी चाहिए ज्ञान को। और दो चीज़ें बताना चाहूँगा। इसका जो शुरुआत होता है जब हम समाज और शिक्षा और समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज कैसे बनता है? तो हर घर घर से मिलकर समाज बनता है। किसी भी जगह में आप देखिए, सबसे पहला स्कूल यानी शिक्षा का योगदान जो होता है घर से होता है, माँ से होता है। जन्म से बालक बालिका को अपने माँ के गोदी में शिक्षा शुरुआत होती है। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब कंसीव्ड होता है तब 5वें 6ठे महीने से ही बालक को शिक्षा मिलती है। अभिमन्यु की कथा सब लोगों को पता है। तो इसलिए एक अटूट नाता माँ और पुत्र पौत्री का जो होता है उससे सीखना शुरू होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आज बहुत कंट्रोवर्सी होती है, 2 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए क्या 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। मेरे ख्याल से बालक अवस्था में अनेक भाषाओं को सीखने की ताकत बच्चों में होती है। उनमें कुतूहल भी होता है नई कुछ सीखने के लिए। तो इसलिए शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, और मातृभाषा के अलावा और भी कई भाषा सीखने के लिए उनको सहजता से हो सकता है, उसको करना पड़ेगा, तभी समाज को गठन होगा, समाज में एक एकता बनी रहेगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ क्या 3 लैंग्वेज 4-5 लैंग्वेज फार्मूला भी हो तो बच्चे 7-8-9 साल तक आसानी से अलग अलग भाषाओं को ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब उनके स्क्रिप्ट लिखना पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन भाषा को समझना और उसको बोलना ये इतना आसान होता है कि बच्चों को चुटकी के साथ वो कर सकते हैं। तो यही तो घर में किसी ने मातृभाषा को सिखाया है क्या? बच्चे को कोई नहीं सिखाया। तो पहले 1 साल में जब बच्चा अपना बात करना शुरू करता है तब उसके मुंह से माँ, पिताजी, भाई, भैया, चाचा, चाची ये सब शब्द प्रयोग जो आते हैं वो किसी ने सिखाए नहीं है। वो दूसरों का कहते हुए जो सीख बोलता है वही बोल देता है। तो इसलिए कई जॉइंट फैमिली में अपने चाचा के बेटे पहले जन्म हो गया तो अपने पिताजी को वो चाचा कहते हैं और अपने पिताजी को पिताजी कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बाद में अपने पिताजी को चाचा कहते हैं क्योंकि वो दूसरे के सुन सुन के करते हैं। तो भाषा सीखने का और आसानी का तरीका है घर में अपने अपने कान पे जो पड़ता है उसी से सीख लेते हैं। साथ साथ जो बच्चे को ज्ञान मिलता था वो बहुआयामी होता था। और इसीलिए आज जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, रूटेड एजुकेशन कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें गुरुकुल पद्धति में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से होती थी। उसके बाद जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो बार बार आज एक प्रयोग किया जाता है कि हमारे समाज में जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उच्च शिक्षा संस्थाएं, वो दुनिया के 100-200 रैंक में बहुत कम आते हैं। 100 में तो कोई आता नहीं है, 200 में 3-4 आते हैं। तो हम बहुत पीछे हुए हैं ऐसी बातें होती है। लेकिन यदि करीब 600 क्राइस्ट के पूर्व हम जाएंगे तो तक्षशिला, उसके बाद नालंदा, ये सब विश्वविद्यालय ऐसे 13 से 17 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में थे और दुनिया में कहीं भी विश्वविद्यालय नाम की चीज़ें नहीं थी। और हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा की प्रारंभ जो हुआ है वो भारत में हुआ। और यदि उस समय पे रैंकिंग होती तो पहले 10 या 15 रैंक सब भारत के लिए ही मिल जाते। लेकिन हमको बहुत सारी भूल हो गई है। हम हमारे बारे में ही जानकारी नहीं रखते हैं और दुनिया के बाहर के जगह से जो आता है उसी को मानते हैं कि वही सही है। वैसे ही सारी चीज़ों का ज्ञान का भंडार जो भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बात करते हैं, उसकी भी शुरुआत भारतवर्ष से ही शुरू हुई है। फिर वो विज्ञान में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, एनवायरनमेंट साइंस हो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो, आर्किटेक्चर हो, ये सभी चीज़ें भारत से उगम हो रही। और एस्ट्रोनॉमी, उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर,
इन्वायरमेंट साइंस, ये सब चीज़ें आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ऐसे कहने वाली हर चीज़ को भारत ने अपनाया था। और वही शिक्षा हमारे गुरुकुल से लेकर विश्वविद्यालयों तक होती थी, इसलिए पूरे पूरी दुनिया से हमारे यहाँ सीखने के लिए लोग आते थे। हम लोग आज अमेरिका इंग्लैंड में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय पे 2000 2500 3000 साल पहले भारत में सीखने के लिए लोग आते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो फैमिली सिस्टम से लेकर, कुटुंब व्यवस्था से लेकर, फिर अपने घर के आसपास जो समाज है वो, और पूरे राज्य और देश, इसको जोड़ने का काम जो है वो शिक्षा करती है। और इसलिए शिक्षा और समाज का एक बहुत बड़ा अटूट नाता है। तो इसमें से अनेक पहलू हमारे सामने आते हैं। हम कहते हैं कि एजुकेशन यानी शिक्षा किस लिए है। हमको जॉब मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं शिक्षा की वजह से हमको काम मिलेगा, उसका मुबदला मिलेगा और हमारी फैमिली चलेगी, इसलिए चाहिए। दूसरी तरफ हमको अच्छे सिटीजन्स बनाने हैं, तो इसलिए शिक्षा का उपयोग है। सिटीजन वैल्यू सिस्टम, ये भी ज़रूरत है। ट्रैफिक में कैसा बिहेवियर करना चाहिए, रास्ते में गंदा नहीं करना चाहिए, ये सीखने के लिए कहाँ से मिलता है? तो घर से मिलता है, और साथ साथ में स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से मिलता है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को अपना खुद का व्यवसाय करके एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप क्रिएट करना, ये भी ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे शिक्षा व्यवस्था में इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस तथा कल्चरल प्रिजर्वेशन, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी, हमारे अनेक भाषाओं के बारे में जानकारी, हमारे अनेक उत्सव जो होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग जगह में, तो एक ऐसा देश जो विविधता से भरा हुआ है। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतनी विविधता है जितनी भारतवर्ष में है, और फिर भी सब लोगों को जोड़ने वाली एक एकता भी है। और यही शिक्षा के माध्यम से करने की बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। 22 भाषा तो हमारे स्टैट्यूटरी 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस है जिसमें उनको रिकग्नाइज किया गया है। अनेक भाषाओं को ऐसा दर्जा गया है कि जो पुरातन काल से चलने वाली है। साथ साथ में हजारों भाषाओं को स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जगहों में अपनी बोली चलती है, उसके 10,000 लोग हो सकते हैं, 1,00,000 लोग हो सकते हैं। तो ऐसी विविधता, उनके खान पान, रहने का सहन, घर की व्यवस्था अलग अलग होके भी हम सब लोग कैसे एक है, इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया प्रयोग शुरू किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य को ले जाना, दूसरे राज्य के छात्रों को इस राज्य को वापस लाना, और इस संबंध में दूसरे के घर में रहने के बाद उनका रहन सहन सीखना, तो इससे एक तरफ एकता भी जरूर बढ़ती है, और हम अलग अलग दिखते हुए भी कैसे एक है इसका समझ भी आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात समाज बनाने के लिए होती है। हमको पूरे जगत को कुछ देना है तो पहले देश को बनाना पड़ेगा। और इक्वालिटी, जस्टिस की जब बात होती है तो हम पहले हमारे घर से लेकर हमारे समाज में इक्वालिटी और जस्टिस आनी चाहिए। तो इसलिए स्कूलों में कई बार लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम क्यों है। कई कई लोगों को यदि कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक यदि शिक्षा नहीं मिली है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए इक्विटी की जरूरत जब होती है, तब हमको उनको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सब लोगों को इकट्ठा बिठाने के बाद एक दूसरे को समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम जिसको सेंसिटिविटी बोलिए, एम्पैथी बोलिए, शिक्षा क्षेत्र से ही शुरुआत होती है। तो समाज के सब अंगों को इकट्ठा ले जाना, और बार बार एक शब्द प्रयोग हमारे देश में होता है, वो है अंत्योदय। यानी जो आखिरी व्यक्ति है, जो दूर दराज जगह में, पहाड़ों में, कहीं दूर जंगलों में रहने वाला, उसको भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो शहरों में रहने वाले, दिल्ली में हो, बम्बई में हो, बेंगलोर में हो, उनको मिलती है, उनको भी मिलनी चाहिए। उसलिए कैसे व्यवस्था हो, तो वहाँ भी स्कूल कैसे क्रिएट किए जाए, वहाँ जाने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। तो एक ही गुरु को ओवरऑल
ऑल राउंडेड डेवलपमेंट उसको करके उसको भेजने से वो विज्ञान भी पढ़ाएगा, कला भी पढ़ाएगा, सोशल स्टडीज भी पढ़ाएगा। ऐसी एकल विद्यालय की भी व्यवस्था है। दूसरी तरफ आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूर दराज जगह पर इंटरनेट के माध्यम से जो हम आज 4G 5G की बात करते हैं, हार्ड वायर्ड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अच्छे से अच्छे गुरु का वहां तक जाना, शिक्षा देना संभव है, जो पहले नहीं था। तो पुरातन काल की कुछ व्यवस्थाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये भी हमको करना चाहिए। लेकिन नूतन युग में जो विज्ञान और तकनीकी प्रयोग के वजह से इस आधार पर जो नई नई उपयोगिता होने वाली टूल्स निर्माण हुई है, उसका भी उपयोग कैसे करना चाहिए, ये शिक्षा और समाज को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक हमेशा बोलने वाली चीज है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। शिक्षा से हमको क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए। तो एक शब्द प्रयोग ये भी होता है कि वी मस्ट बी साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर यानी जो भी हम बात कर रहे हैं उसको हम हमारी योग्यता के अनुसार हमारे हाथ में जो उपलब्धियां है उसको समझने की कोशिश करें। और वो रेप्लिकेट होता है कि नहीं देख लीजिए। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये लोगों के मन में रूप को देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे नवाचार निर्माण होता है। यानी सब चीजें सिमिलर होते हुए भी अलग तरीके से करने के बाद समाज के उपयोगिता के लिए हम कैसे हमारा मानक तैयार करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सब लोगों को ऐसी तैयारी करने के लिए स्कूलों में, तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके दो भाव है। पहला भाव है हर स्किल में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट कितना करना पड़ता है। ये जब समझ में आता है तो अपने आप डिग्निटी ऑफ लेबर, दूसरों को मान देना, सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाता है। नहीं तो हमको खेती में धूप में, छाव में, बारिश में 12-12 घंटा करने वाला काम जो किसान का है, वो आपको 2-3 दिन करवाने से ध्यान में आता है कि इसमें कष्ट कितने हैं। बॉर्डर में जाकर -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, वो देखने के बाद उस कार्य के बारे में एक निष्ठा निर्माण होती है। वैसे ही फैक्ट्री में जाकर मशीन चलाने के समय जो कष्ट होता है, वो इंटर्नशिप के माध्यम से जब करेंगे तब उसका भी महत्व पता चलता है। तो जब हम स्किल की बात करते हैं तो हर स्किल, फिर वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल टाइप हो, वो आपको जो लगता है वो थोड़ा 2-3 स्किल्स को आप एक्सपर्टाइज बना देंगे तो पहली बात उसका कष्ट समझ में आएगा, तो उसको वैल्यू देना शुरू करेंगे, उसको डिग्निटी ऑफ लेबर के माध्यम से। दूसरी तरफ उन लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जिंदगी में उपयुक्त काम करने के लिए जब वो स्कूलों में, कॉलेजों में तैयार होकर बाहर आता है, तो इंडस्ट्री बॉडीज जो CII, NASSCOM, FICCI जैसे सर्वे करके बताते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स जो है सिर्फ 40-50% ही काम लेने लायक योग्य है, बाकी लोग अयोग्य है। तो ऐसा इंटर्नशिप और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन होने से 100% लोग उपयुक्त हो जाएंगे एक तरफ। दूसरी तरफ इतनी जॉब नहीं है तो उनको फाइनेंस कैसे है, प्लान कैसे करना है, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करना है, ऐसे टाइप के कोर्स भी शिक्षा में देने से समाज के लिए उपयुक्त स्टार्टअप या नया एंटरप्रेन्योरशिप, कोई ना कोई छोटी मोटी कंपनी बनाकर 10 लोगों को, 100 लोगों को जॉब देने का कार्य यदि करेंगे तो समाज निर्माण होगा। तो हमारा सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसके माध्यम से होता है। तो मैं 2-3 स्टैटिस्टिक्स हर सेमिनार में बोलता हूँ, वो बताना चाहूँगा कि देश ने 1947 में, हाँ जी, मैं कह रहा था कि मिस्टर, सेकेंड राउंड डिस्कशन में आए कुछ मुद्दों पे। हाँ ठीक है जी, ठीक है। कुछ क्योंकि कोई प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर के रूप में भी अच्छा होगा, जो हाँ ऑडियंस हाँ से, वही मैं भी चाह ये जी भी जी अच्छा है। ठीक है, हाँ कि सेकेंड राउंड में उस पे आते हैं हम लोग, ताकि एक दर्शक और श्रोता के बीच और वक्ता के बीच में एक तारतम्यता बनी रहे।
बहुत अच्छा आपने 2-3 बिंदुओं को रखा। एक शिक्षक, शिक्षा और समाज। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, और आपका जो वक्तव्य मैं सुन रहा था तो उनका वो वक्तव्य मुझे याद आया कि शिक्षा एक ऐसी आत्मा है व्यक्ति के अंदर, शिक्षा एक ऐसी आत्मा है व्यक्ति के अंदर जो उसको विकसित करती है, और जब उसको विकसित करती है तो इससे 3 चीजों का निर्माण होता है, समाज का, राष्ट्र का और उसके बाद परिवार का। ये 3 बातें वो कहते हैं। लेकिन आज की तारीख में जिन विशेष मुद्दों पे हमें मतलब कि ध्यानाकर्षण हो रहा है, एक गुरु वशिष्ठ ने राम को शिक्षा दी थी, और गुरु वशिष्ठ का जो उपदेश था, गुरु वशिष्ठ का जो ज्ञान था, उसकी परिकल्पना को लेकर के राम ने राम राज्य के विजन को रखा, जिसकी परिकल्पना वर्षों से की जा रही है, और हमारी वर्तमान सरकार भी राम राज्य की परिकल्पना कर रही है। महात्मा गांधी ने राम राज्य की भी परिकल्पना की थी। वैष्णव जन को तेरे कहिए पीड़ पड़ाई जाने, समरसता, मानवीयता, संवेदना, समाज में एक संप्रभुता, ये सारी चीजें शिक्षा से आती है, और ये हम बच्चों को सिखाते हैं। आपने सही कहा कि विद्यालय जो होता है वो पहला जो है वो घर है, और घर से ही हम सिखाते हैं। तो ये जितने सारे मुद्दे हैं, ये बहुत सारे मुद्दे शिक्षा और समाज से जुड़े हुए, कन्वेंशनल एजुकेशन, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, ब्रेन ड्रेन की समस्या, क्यों ब्रेन ड्रेन की समस्या हो रही है, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, उसकी प्रतिभा को हम क्यों नहीं उपयोग में ला पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी नवाचार की बात आपने कही, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे और अन्य वक्ताओं से भी हम लोग सुनेंगे। अभी मैं, आपने बोला, और एक मैं महिला वक्ता को सुनना चाहूंगा, श्रीमती पूनम मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने वक्तव्य रखें। आवाज नहीं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। कौन जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा हैं और समाज में जाते हैं। और आज का जो विषय है शिक्षा और समाज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम आगे जितना ही जाएं उतना लगता है कि कम है, और शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगे हमारे निर्माण के लिए शिक्षा ही हमारा सृजन करती है, शिक्षा निर्माण करती है, शिक्षा आविष्कार करती है, और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और शिक्षा के द्वारा ही हम समाज में फैली हुई बहुत सारी कुरीतियों को एक हद तक खत्म कर दिए। क्योंकि हमारे समाज में पहले सती प्रथा था, जिसे हम शिक्षा के माध्यम से ही खत्म किए। हमारे समाज में बाल विवाह था, एक हद तक हमने खत्म कर दिया शिक्षा के द्वारा। हमारे समाज में छुआछूत था, जो शिक्षा के माध्यम से हमने खत्म किया। शिक्षा हमें नए समाज के निर्माण का सृजन करती है, शिक्षा हमें एकता जो देती है, शिक्षा हमें जोड़ती है, जो कि आज हम शिक्षा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण है, समाज का अभिन्न अंग है, जिसे हम सभी समझ रहे हैं। आज मुझे खुशी है, मैं फील्ड में जाती हूँ तो देखती हूँ आज शिक्षा से हर वर्ग जुड़ा हुआ है, हर वर्ग। अगर जिसके माँ बाप लेबर करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा शिक्षित, वो भी आगे बढ़े, चाहे मैं भूखा ही रह जाऊं,
लेकिन मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, कुछ करे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज के लिए कि सभी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षा होगा तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारा घर परिवार सुरक्षित रहेगा। शिक्षा नए नए आविष्कार लाती है, शिक्षा नए सृजन करती है, शिक्षा हमें एक उद्देश्य देती है। शिक्षा से हमारा समाज आगे बढ़ता है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इसको अब कोई नहीं जान रहा है, सभी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप जैसे सर ने बताया, अनिल सर जी का मैं दिल से आदर करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस शिक्षा पे कि भगवान गुरुकुल की परंपरा से ही ये चली आ रही रीति है। भगवान राम, प्रभु श्री राम सर्व ज्ञाता है, सर्वज्ञानी है, फिर भी वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में गए। सर्वज्ञानी है, तब भी गए। कि ये रामायण का एक श्लोक है, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। छोटे उम्र में ही सारी विद्याएं पाई उन्होंने गुरु के द्वारा। वो सर्वज्ञाता थे, तब भी भगवान गए। भगवान इसीलिए हमें शिक्षा ऐसी विषय है कि हम संपूर्ण कभी नहीं हो सकते। ये मेरी अपनी सोच है कि लगता है जितना भी जानते हैं उतना कम है। शिक्षा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, उसका जो कलश है कभी भरता नहीं है। उसमें जितना डालो लगता है कि खाली है, और जितना उसमें डालते जाइए और अर्जन करते जाइए। और एक यही शिक्षा ऐसी चीज है जो कि ना कोई हमसे छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही हम किसी को जबरदस्ती हमसे कोई ले सकता है। तो हमें लगता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि बांटी जा सकती है लेकिन चुराई नहीं जा सकती है। लोगों में बांटी जा सकती है। आप जितना लोगों में देंगे उतना आगे जाएगा, उतना विकास होगा, आपका भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी। लेकिन इसको चुराया नहीं जा सकता। सच्चा ज्ञान ही एक सच्ची चीजें है। धन दौलत कभी भी कम पड़ सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, कभी किसी के द्वारा चुराया जा सकता है, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा कभी किसी को आप छल नहीं सकते हैं। तो ये सच्चा ज्ञान यही है, और इस विषय में सबको आगे आना चाहिए। और मैंने जैसे कि कहा कि जितना जाना जाए उतना कम है, तो इसमें हमें और आगे बढ़ने की और ज्यादा करने की जरूरत है, जिसमें मैंने इस फाउंडेशन के माध्यम से, हमारी ये फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है और आगे मैं इसमें और ज्यादा लेवल, ऊपर स्तर से काम करना चाहती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा और सपोर्ट रहा, तो मैं इसमें और आगे करने की कोशिश करूंगी और कर रही हूँ। और ये ऐसी चीज है कि मैं इसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े इस संस्था से और इसका विकास और निर्माण करें, ताकि मुझे और इस समाज को एक दिशा और दशा मिल सके। और मैं इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में हूँ कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए। सबसे पहले मैं अनिल सर जी का नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल करके हमारे फाउंडेशन में आए। और त्रिपाठी सर जी जो कि बहुत ही उच्च विचार के हैं, इनकी सेवाएं हम देश और विदेश तक है, तो इनको भी मैं नमन करती हूँ। मिश्रा सर जी जो कि इस फाउंडेशन में अपना दिल जान से सहयोग दे रहे हैं और समाज में बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और हमारे सर जी, ये सर जी जो साहू सर जी जो हैं, इनके बारे में भी मैं पहली बार इनसे मैं अवगत हो रही हूँ, लेकिन सुना तो बहुत था और देख भी ली इस मंच के माध्यम से। तो यही है कि शिक्षा से बहुत कुछ हमें जानने को, समझने को और सीखने को मिलता है।
तो साहू सर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े और हमें बहुत इनसे भी कुछ सुनना है, इसलिए मैं सुमन मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना इनका वक्त बहुत कीमती है। मैं समझती हूँ कि ये कितने सारे ये में एनजीओ में और ये में अपनी सेवाएं देती हैं, तो मुझे इनसे भी जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि ये अपनी दिनचर्या में से हमें हमारे फाउंडेशन पे कुछ टाइम निकाल के ये दी हमें। और अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी, क्योंकि हमारे फाउंडेशन के बारे में तो आप सभी जान ही गए हैं, जानते ही हैं और आगे भी और जानेंगे। तो अब मैं और सर लोग से सुनना चाहूंगी, क्योंकि ये अवसर मैं खोना नहीं चाहती हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिश्रा सर आपकी आवाज जी नहीं आ जी, रही। हाँ हाँ, अब धन्यवाद आपको, आ गई, आपने आ गई। बहुत अच्छा बोला। काफी पारिवारिक समाज शिक्षा जगत की बात आपने की। अब मैं आदरणीय अपने मित्र और विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Namaskar to all. Good morning to all. Actually, मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलूँगा। Yes, sir. Kindly excuse me. हम तो एजुकेशन और सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं कि एक्चुअली एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, ये मेरुदंड है जी। और आर यू एबल टू हियर मी? यस, बोलिए Yes, बोलिए। sir. यस। और ये हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल। यस, ऑडिबल। a common parlance in Yes, education is any act or experience that has a formative effect on the mind, character, and physical ability of an individual. This is the real definition of education. Any act or experience that has formative effect on the mind, character, and physical ability of an individual. And we have passed a registration long ago on the right to education. मैं ये जो 6 से 14 साल का बच्चे हैं उनको हम कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रयास किए हैं, उनको उनका राइट को रिकॉग्नाइज किए हैं, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है। You can see this, when you see the streets, children begging in the streets of India, when they should be going to school actually. So gross violation of fundamental rights are taking place, and we must first address this issue, how to put all the students back to school of 6 to 14 years of age, or class 1 to class 8 education. It's very important. Unless we make school education strong, we cannot impart quality education in universities. स्कूल एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बावजूद भी इसको जो ग्रेजुएट स्कूल से जो बच्चे आएंगे तो यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा तो पहले स्कूल एजुकेशन सुधार होनी चाहिए, then only we can really improve the quality of higher education. Okay. Actually, there cannot be society without education. Rightly, Sasa Buddhist have said, we have ancient India, right? Around 1100 AD, or more than after that 1200 AD. No, we have कहीं भी जब नहीं था, वहाँ भारत में था, जो तक्षशिला था, नालंदा था, वो तो
peak pinnacle of knowledge system, and we have lost. And after invaders, bombed Nalanda and destroyed Taxila later on, uh, the seat of knowledge actually shifted from east to west. हमारे देश के जगह छोड़ के भारत से जाके वेस्ट में चले गए, यूरोप में चले गए। उस टाइम तो अमेरिका में कुछ था ही नहीं, तो यूरोप में बढ़ गए। तो स्लोली अब देखेंगे तो हमारा नॉलेज सिस्टम कम होके गया, एंड वी बिकेम द slaves of invaders, and after though they resided, after their power resided, the British came. Okay, they also colonized us for several hundred years. So if you see that our old knowledge system that we had long time ago, we lost that knowledge. Okay, so we cannot, it is difficult to revive that knowledge back. Very difficult. People are trying for it. I hope they succeed. But, I don't know how far we will succeed in reviving the old knowledge. Therefore, it is also essential, while trying to revive the old knowledge system that we had, we also try to generate new knowledge, okay, for our society. There cannot be any society without education. Education is the most dynamic aspect of society exists. Inability to solve the problems of the society reflects a problem in our education system. Actually, the globalization has put a lot of hurdles, lot of problems before us, both in social sciences and natural sciences. And in our inability to solve those problems in the society, whether natural or in natural sciences, shows the weakness of our natural sciences and social sciences. Therefore, it is very important to revive both knowledge society in both social science and natural science. Vision of education depends society's vision. Okay. But in India, we have segmented and feudal outlook. Teaching profession has declined rapidly in commitment and talent. Higher education getting more segmented, and if you see today, its democratizing influence is waning rapidly. We are producing graduates who do not understand their role in society. It's a very sad part of it. Okay. That our graduates do not understand their role in society, and our responsibility as an institution is to make them realize that. Okay. What is their role and responsibility in society should be. Okay. Our education system is more formalistic. It is just like Guru said, the Gurukul system was somehow practical system. Okay, long ago. That knowledge you don't have it now. Where all the educations were practical, theoretical and practical. Where not only they are learning how to fight, but how to do agriculture perfectly, how to do societal behavior properly, and many other things. Or they are being imparted in the Gurukul system. And that knowledge also have lost completely. So we have to see what we have, in our society right now. Okay. Now, if you come to see, today politicians equate education to factory or office work. Measure the productivity by number of hours of work, output like human resource generation,
But human resource generation is not like producing crop or minerals from mines. Okay? Autonomy and accountability education system steadily eroded. You see, if there is no autonomy, there is no accountability. Okay. So you have to make the education universities more autonomous. Then only you can ask accountability for them. Okay. So that is very important. So unless you give them free hand, then only you can ask them, that's what you have done. Okay. Okay. So it is very important to provide autonomy to the universities as much as possible. You see, we also in universities we also should be able to hear the contrary viewpoint. Okay, actually, dissent is the only way you can generate new knowledge. If you remember Darwin's theory of evolution, when Darwin proposed theory of evolution, he was, hounded by a whole church, okay, saying that you are destroying our society and all that. This is evolution. God has created everything. Nobody is disputing that theory of creation theory. But this is one theory that, that is scientific theory, of course. More scientific theory Darwin proposed. We can always debate whether man evolved from monkeys or not. That is a different theory altogether. Okay. But this theory of evolution is a scientific based theory. Okay. Similarly, there are many theories which have been proposed and people have killed them. Many people have been poisoned. Socrates is poisoned, and many people are poisoned like that. So that is intolerance to the new knowledge. Okay. So that's what I'm saying. Dissent is very essential for allowing dissent. Is very essential for new knowledge generation. Actually, role of higher education and universities is not only to pass the knowledge from one generation to the next, but to create new knowledge for societal development. Okay. So that is the very essential component, and we should focus on that. But then the problem is, we do not invest today that much money in higher education. You see, go to universities, they have money. Hardly any university anywhere in India which is running have they have less than 50% of the required faculty. Less than 50%. Some may have 50 to 60%. I don't dispute it. But a lot of universities are running at less than 50% of the required faculty. So this has led to therefore the teachers have abdicated their responsibility to teach because it's no more possible. When there are 10 teachers required, you have 40 or 30 teachers. Naturally, they cannot teach all the courses. So they will teach a few courses and say the course is complete. You go and give examination. So this is going to happen. Okay. So they are very important, therefore, to fill up the teaching positions. Not only that, we also have to give research infrastructure so that they can create new knowledge. Okay. And today, in the world of not only social development, but also technological development, knowledge generation. And to create new knowledge, you need good research. And unless the universities have good research facilities, you cannot create new generation. There is some people think that few institutes, can substitute it from universities, which is not possible, because universities are all over the country.
whereas education institutes are very few, mostly centered in few capital states of India, and therefore it is not possible to impart quality education, you know, and universal education to students who are supposed to do good and few generations. When I was, vice chancellor of Vensa University, that was the DST sponsor WhatsApp was going on, where class 11 students were participating. I asked a student of class 11, okay, after passing out of school, what do you want to do? He said, I want to be an engineer. I said, very good. What kind of engineer you want to be? He said, I'm a mechanical engineer. I said, very good. Then after doing mechanical engineering, what will you do? He said, I will do MBA. I said, why you want to do MBA? Yes, you are more important to MBA. You are most welcome to do MBA. But why do you want to do MBA? He said, I was told that a lot of money I can get, which I cannot get doing only a graduation in BTech. Then I said, okay, I can understand that. But why don't you think, those days are the 10 or 11, 15 years ago. So then I asked me, you are a mechanical engineer. You are such a good student. Why don't you think of developing a car which can run in solar energy or without a driver or something like that? Then he thinks and said, yes, probably I'll do that. I don't know what he did, but what I'm saying that I told him that your happiness will not come from money. Happiness will come from the creation, from the outer fulfillment of your creativity. Okay, that is very important. And education imparts happiness. So with these words, I think I We'll come to the questionnaire session. Okay, thank Dr. you. Sir, Hadi. we'll come to the questionnaire session. Yes, sure, why not? Okay, you have raised some important question, Dr. Sir. That Okay. we'll discuss later on. Now we listen to सत्यनारायण साहू जी को सुनते हैं. ये एक प्रशासक भी रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, ज्ञाता हैं और विभिन्न विषयों पर के जानकार भी हैं ये. तो मैं आग्रह करता हूं मित्र डॉक्टर सत्यनारायण साहू जी से कि अपने विचार रखें. साहू जी, आपको मैं अपने वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करता हूं. बहुत धन्यवाद. नमस्कार टू एवरीबॉडी. और प्रोफेसर मिश्रा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक मौका दिया. मैं परसों दिल्ली से भुवनेश्वर आया हूं. मेरा एक एकेडमिक एंगेजमेंट यहाँ था, इसीलिए आया हूं. मैं भुवनेश्वर से जोड़ रहा हूं. तो मैंने सुना है जो वक्ता अभी उनका वक्तव्य रखे. And since I am in Bhubaneswar, I will request that if at all any question is there, I am ready to answer right away because I have to attend to some other program after signing out. But I'm very grateful. I'm very grateful to each and every one of you, particularly Professor Misra, who was kind enough to give me this opportunity, and I immensely benefited from Professor Tripathi's remarks, Professor Sahasrabuddhe, and Madam, so please, can I just sign out now? I have very urgent work to attend to. Just I'll take you a little bit time. Just clarify me. I want to know. It's up to you. How do you take your own time? My fundamental question is that you have spoken well, no doubt, but there are three curiosities in our mind. Who will certify our education system? It is West or our ancient education system? Two things. It's a fundamental things. If we can go
to our ancient education system, you must have to go Sanskrit literature. All part of the literature you must have to go there. What the happening, we always think like that to quoting Western branded type quotation for Indian model. This is the mindset of completely westernized concept. Where we stand. Other thing we had spoken about private schools, government schools. Two things I would like to be clarify that. हिंदुस्तान में इतने सारे स्कूल चलते हैं, कभी आपने जा करके गांव में अध्ययन किया है कि वो विद्यालय में शिक्षक स्कूल में जा रहे हैं? इतने महाविद्यालय चलते हैं, कभी जाके गांव में देखा है कि कॉलेज में टीचर जा रहे हैं? अगर अकाउंटेबिलिटी और प्रतियोगिता की दृष्टि से इस प्रकार का वातावरण अगर शिक्षा जगत में बनाया जा रहा है, तो इस परिवर्तनकामी सत्य को वेलकम करना चाहिए. तीसरी, so can I answer now? Listen. Third question is also very important. I would like to clarify that. You are a well learned. अच्छा, आप देखिए, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, या whosoever is that, अपने अपने विजन को रखे और समय के अनुसार उनके विजन को उस समय विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज एक्सेप्ट करके उसको हम लोगों ने चलाया. आज की तारीख में इस परिवर्तनकामी सत्य को देखते हुए वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा जगत को यदि आप प्रतियोगी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पहली बात. दूसरी बात, वेलफेयर एजुकेशन के लिए, कि वेलफेयर एजुकेशन के लिए मैं भी इस बात से सहमत हूं कि प्राइमरी एजुकेशन तक, स्कूल एजुकेशन तक सरकार को फ्री एजुकेशन कर देना चाहिए. सारे बच्चों को एजुकेशन दीजिए, लेकिन क्वालिटी की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से आप इसको आंक करके देखिए, कितने परसेंट शोध पीएचडी क्वालिटेटिव हो रहे हैं आज से जो पहले होते थे? कौन जिम्मेवार है? एक शिक्षक के प्रति सवाल खड़ा किया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है? So okay, let me answer. I think you put so many questions. So so first, डिग्री लेता है, hello, can I respond? Hello. Yes, go ahead. Hello? Go ahead. Okay, now you see, you talked about ancient and Western, binaries in education. See, we need to subtly imbibe many things from our ancient system. There is no doubt about it. But within the framework of the modern system. See, for instance, Raja Ramanna, he was the chairman of the Atomic Energy Commission. He wrote a foreword to the volume brought out by Ramakrishna Mission Institute of Culture. There are a series of volumes brought out by Ramakrishna Mission Institute of Culture. Ramakrishna Mission, all of us know, was founded by Swami Vivekananda in 1897. So there is a volume called Science and Technology in Ancient India. And the foreword was written by Professor Raja Ramanna. Do you know what Raja Ramanna wrote? He said, somewhere in the mind it comes to hit us that with the decline of Buddhism in India, the pragmatic spirit was lost, and therefore there was decline of science and technology in India. It is Professor Raja Ramanna, who was a modern physicist, and he was heading the Atomic Energy Commission. Similarly, Einstein, in his article Science and Religion, he wrote that a cosmic religion
is necessary or a motive force for scientific research, and he referred to Buddhism as a cosmic religion. So therefore, Buddhism, as part of the ancient Indian system of knowledge, of course that's necessary. So here, a Western scientist, a great scientist who gave theory of relativity that totally brought about a paradigm shift in scientific quest or understanding of physics or cosmic forces, etc. So here he anchors his ideas on Buddhism. And Buddhism is part of our science. And similarly, Kenneth Jinsk, a Western scholar, he wrote that with the decline of Buddhism, the tradition and research on Ayurveda declined because Buddhism conducted in their behalf medical research. So I have a copy of the book. It's a very fascinating book. So nobody is denying the role played by ancient system of knowledge. But we need to, everything that is ancient cannot be embraced without any critical approach. So we need to do that. See, Professor Amartya Sen, he said, we need to study Sanskrit. We need to study Latin and Persian and all that. So there is a scope to combine that. The number two, you said, who will see whether the teacher is visiting the school or not? Well, the education, those who are handling the education portfolio, be it the minister or the bureaucracy, they should do that. I studied in a village school in Odisha. We walked miles together to attend schools. I'm sure Professor Tripathi must have done in Odisha. We studied in totally all the time in government schools, government colleges. I studied in mother tongue up to my school 11th standard. But in college, we studied in English medium and we had a paper on Odia. So I am very comfortable in Odia, English, Hindi, and there was no 2-language, 3-language formula imposed on us. Now I can speak in Hindi perfectly, write in Odia, write in English. So there was no such compulsion to learn 3-language, all that. So languages can be learned, through interactive process. See, I learned Hindi while studying in JNU. I didn't know at all when I entered JNU in 79. I didn't know at all Hindi. So through interaction process, I have picked up Hindi. Now I'm delivering lectures for hours together. The other point you said, who will judge the standard? Sir, there is nobody to judge. We have people, great minds. As I told you, Professor Radha Ramana was one of the finest minds of India. And he said, because with the decline of Buddhism, the tradition of science and technology declined in India. See, for instance, look at the creative understanding of India's ancient wisdom. In the CERN laboratory in Switzerland, right at the entrance, there is a huge statue of Nataraj. Statue of Nataraj, huge statue, right at the entrance of the CERN laboratory. And when the scientists were asked, why have you put this Hindu symbol right at the entrance of the CERN laboratory where the God particle is being experimented? He said it could be a Hindu symbol, but for us, Nataraj, the dancing Shiva, is captured inside a circle. And that circle represents the zero of the material world, and dance of Shiva, the cosmic dance of Shiva, represents the infinity of the cosmos. So this dancing Shiva or Nataraj represent the complementarity of zero and infinity. And this was stated by Sitaram Yechuri when he was participating in the debate on Nalanda University bill. And he was a Marxist. He was a CPIM member. And when he was speaking that how during ancient India, zero was discovered, when zero was discovered, they were struggling to find its complementarity. He said the complementarity of zero is infinity. And so people could not accept, they could not understand. They were through abstract ideas.
zero and infinity. Zero means state of nothingness, and infinity nobody can imagine. So they gave a symbol, and that symbol was Nataraj. So Nataraj represents the complementary to zero and infinity, and it was explained in Rajya Sabha by It Sitaram is Yechuri. And so see, these are the fascinating dimensions of it ancient is a knowledge and modern ideas. okay. So this Well, is how we have to approach. See, when I went to Chidambaram okay, temple, okay. so It is a way of interpretation. There is no, something beyond exactly, that. exactly. We But this is have to very realize that. fascinating. Well, listen to you. Now I will invite our Professor Anil Shastra Buddha ji to please speak. So, sir, I will sign out. Thank you so much, Saraswati sir. I greatly benefited from your ideas and like everybody else's. So, thank you so much. Grateful. Sir, हाँ. ji. So any question is there, or what is the? Should I react to what has been said by Sahuji, Yes. or what you had claimed? I think there is a point in what Sahuji was saying. That nevertheless, we always had Nachiketa as a symbol of critical thinking, questioning to the gurus and trying to find the answers. It is not a new phenomenon, but it is an ancient phenomenon. What is happening is, because of subjugation by the Western powers that be, who subjugated us for over centuries, for about 700-800 years, we have lost thread of our own ancient wisdom, and that is why our स्वाभिमान चला गया है. तो हमको पहले स्वाभिमान जागृत करने की जरूरत है. और हमने जब उस समय पे, जब ये सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, टेलीस्कोप नहीं था, तब हमने यदि कई खोज एस्ट्रोनॉमी में किए हैं, तो इसका मतलब हमारे ज्ञान परंपरा में बहुत बड़ी एक ताकत थी. उसका आविष्कार दोबारा उपयोग करते हुए हम पुराने जमाने में ही नहीं रहना है. ये तो सही है. आज के जमाने की जरूरतों के हिसाब से आगे कैसे बढ़े, इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है. देयरफॉर हमारा देश का स्वस्थता रहने का और इंडिविजुअल का स्वास्थ्य हो या सुरक्षा हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो, ये सब के बारे में हमारे बच्चों को शुरुआती काल से ही हमको उनको पढ़ाना चाहिए. दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपोज तो नहीं किया, उन्होंने सीखा. तो सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आज के कुछ राज्यों के लोगों के लिए? बाकी सब राज्य तो सीखने के लिए तैयार है, तो आपको भी सीखना चाहिए. और अपने भाषा के अलावा कई भाषा सीखने से अपनी विड्थ, आइडेंटिटी, कल्चर समझने में आसानी होती है. तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 भाषा सीखो, कम से कम 3 सीखो, 4 भी सीख सकते हो, 5 भी सीख सकते हो. मैं खुद 6 भाषा में बात कर सकता हूँ. मैं तो कन्नड़ वाला हूँ, मराठी बात करता हूँ, हिंदी करता हूँ, आसामीज करता हूँ, हिंदी बहुत अच्छी बंगाली, बात करते तमिल हैं. करता हूँ. नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं करता हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना कर सकता हूँ. तो मेरे ख्याल से एक तरफ ये बात हुई. दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आज नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज़ें समाज में विघटनकारी शक्तियाँ निर्माण कर रही है. जैसे सोशल मीडिया हो, फिल्म्स हो और टेलीविज़न सीरियल्स हो, जो हमारी अस्मिता नहीं है उसको प्रदर्शित करते हुए लोगों को उस दिशा में ले जा रहे हैं. तो इसको भी रोकने की ज़रूरत है. इसलिए अच्छे सीरियल बनाना, अच्छे मूवीज़ को बनाना, सोशल मीडिया में सही पोस्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी पैमाने पर ज़रूरत हो रही है. तभी हम वैल्यू सिस्टम को करेंगे. सिर्फ श्लोक में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव ऐसे गुरुदेवो भव बोलने से नहीं चलेगा. इसको अपने अंदर में ढांचे में डालने के लिए जो बचपन में जो नया 5+3+3+4 सिस्टम है, उसके पहले 5 साल में बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी स्टोरीज और खिलौने के सहारे ये सब चीज़ों को उनके मन में यदि ढांचे में आता है,
तो अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग भी होगा, एनालिटिकल एबिलिटी जो मॉडर्न वर्ल्ड में जरूरत है, साइंटिफिक स्पिरिट, सब कुछ तैयार होगा जब वो बाहर जुड़े। और हम नेचर से दूर दूर जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हो रही है। जो यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी हमारे डीएनए में है। आप घर घर में जाके देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी बैठी हुई है। आप कोई भी पुराना शर्ट, पुराना जूता फेंक नहीं देते, कहीं ना कहीं काम में आएगा, वो काम में आएगा, ऐसा रखा रहता है। तो हमको सस्टेनेबिलिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम सस्टेनेबिलिटी को दुनिया को पढ़ा सकते हैं, और ये हमको जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली इकोलॉजी, एनवायरनमेंट में बाकी सब लोग ह्यूमैनिटी की सिर्फ बात करते हैं, हम तो ह्यूमैनिटी से आगे बढ़कर सारे जीव वस्तुओं के लिए, फिर वो चूहा हो या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी प्राणी हो या हम पौधे हो, कोई भी, उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसमें कम से कम लाइफ दिखाई देती है। लेकिन जिसमें लाइफ ऐसे दिखाई नहीं देती है, ऐसे नदी और पर्वतों को भी हम नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं। इसका मतलब पूरी एनवायरनमेंट की जो एजुकेशन है, उसके लिए रोल मॉडल यदि कोई देश है तो हमारा देश है। ये हम प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि वेस्ट से जो आया वही सही है। वेस्ट से भी बहुत कुछ चीज़ें आई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन इसके ओरिजिन्स हमारे यहाँ है, ये हमको जानने की ज़रूरत है। और इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया वसुधा एक फैमिली के रूप में देखना, सब लोगों को एक दूसरे को मदद करना, और सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु जो कहते हैं, इसके बारे में बचपन से जब बताएंगे तब पानी कम इस्तेमाल करना, बिजली कम इस्तेमाल करना, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ उसका अननेसेसरी उपयोग नहीं करना, शेयरिंग करना, केयरिंग करना, ये सारी एम्पैथी, सेंसिटिविटी डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन से होती है, वो तैयार करेंगे। तो इसलिए कॉलेज में आने के बाद बहुत समस्या होती थी, तो हमने AICTE के माध्यम से 3 चीज़ें बहुत बड़ी पैमाने पर की। पहला है कि हमने कहा कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज प्रोग्राम, उसमें ये सब जो मैंने कहा, एनवायरनमेंट के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, एम्पैथी निर्माण करने के बारे में एक मैंडेटरी कोर्स तैयार किया। सब लोगों को उसके थ्रू जाना पड़ेगा, तब ओनरशिप डेवलप होती है। ये कॉलेज मेरा है, ये पूरा देश मेरा है, ये दुनिया हमारी है, ये संवर्धन करने के लिए बहुत बड़ी पैमाने पर उपयोग होता है। जो इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू किया था, तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री के, अलग अलग उद्योग जगत के, स्टार्टअप के, NGO के प्रॉब्लम को यंग स्टूडेंट्स को देकर आप उसके ऊपर 2-3 महीना स्टडी करके 36 घंटा बिना सोए हुए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। और हर टीम 6 लोगों की, जिसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। सारी 6 महिलाओं का टीम अलाउड है, लेकिन 6 लड़कों का टीम अलाउड नहीं है। तो ऐसा करते हुए जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, सबको साथ ले जाने की बात करते हैं, ये सब चीज़ें भी उसके दायरे में लाई। और स्टूडेंट्स को मैंडेटरी इंटर्नशिप, सब प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमने गुरुकुल में मैंने कहा था, वो होने के लिए इंडस्ट्री में हर आदमी को कम से कम 6 महीना जाकर वहाँ सीखना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत आता है, किताबों से आता है, इंटरनेट से आता है, लेकिन कैसे एक्चुअल शिक्षा चलनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज के साथ एटीट्यूड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें यदि करेंगे तो हम, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं और छात्र हैं, जब एजुकेशन सिस्टम से बाहर आएंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएटर्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। ऐसा जब होगा तो एजुकेशन के और शिक्षा के माध्यम से अच्छा, सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वस्थ समाज निर्माण करने में योगदान होगा। नमस्कार जी। त्रिपाठी जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, मैं भी सरस्वती बुद्धे जी बोले, मैं बहुत इसमें सहमत हूँ कि हमको भी हमारा पास्ट को जाना पड़ेगा। ये नहीं कि पास्ट को नहीं जाना पड़ेगा, पास्ट को जाना एसेंशियल है, बहुत निर्धारित है। लेकिन उसको हम आगे बढ़ने के लिए भी पास्ट को
जाके भी when while we are going to our past, digging our past knowledge, trying to recover whatever we can at this stage, we also have to go in this line of research what we have and what we know right now, and we must try to improve our knowledge system, present knowledge system, and also try to present our present knowledge system based on the past experience that we have. Okay, that is very important. We should recover the, if we can, how much past knowledge we had, and how we can utilize those knowledge to improve our present knowledge system, so that we can prosper as a society. Thank you. हाँ पूनम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी इस विषय पे। कहते हैं ना कि चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता है। सरकार कितना भी सिस्टम बना ले, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, हम इंसान, हम समाज का भी हमारा दायित्व बनता है कि हमें भी अपनी कसौटी पे खरा उतरना है। हम खुद नहीं उतर रहे हैं, केवल सरकार करते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए हम केवल सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, सरकार एक प्रोटोकॉल से चलती है, ये हम सभी जानते हैं। समाज के लिए, हमारे लिए जो व्यवस्था है उसको हमें भी स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये हम सभी समाज के लोगों को ये दायित्व बनता है, लेकिन हम करते कम हैं और कहते ज्यादा हैं। आज के समाज में भी हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नियम की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नीति की कमी नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, हमारे यहाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना पर्सनल फायदे के लिए, उसमें आज ये पेपर लीक कोई कर रहा है अगर, तो ये सरकार बोल रही है कि जाके आप पेपर लीक कीजिए। कोई एक आदमी ही ऐसे कर रहा है उसके अंदर घुस करके सिस्टम में, तो क्या सरकार उस पे काम नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है, उसको दंडित नहीं करती है, उसको नहीं पकड़ती है? लेकिन एक नीति व्यक्ति ही ये काम किया ना, तो एक व्यक्ति के लिए पूरे सरकार को, पूरे सिस्टम को घेरना ये हमें उचित नहीं लगता है। शिक्षा हमारा अधिकार है, सरकार हमें दे रही है, लेकिन हमें भी अपने अधिकार को सुचारू रूप से चलाना हम समाज के लोगों का दायित्व बनता है। मैं बस इतना ही कहूंगी। आगे हमें मंथन करने की जरूरत है, हम सभी को, समाज वर्ग के लोगों को, और इसको विकास में आगे आने की जरूरत है हम सभी लोगों को। Thank you. सर आपकी पूनम जी ऑडियो ने नहीं, बहुत अच्छी तरीके से कहा। मैंने कहा पूनम जी ने बहुत अच्छी तरीके से समापन किया। Yes. थैंक यू हमारा समाज में क्या रोल होना चाहिए। थैंक यू सर। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं आ रही है। हाँ सुमन जी, आप भी कुछ बोलना पसंद करेंगी? हाँ सर, आज की चर्चा को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा वस्तुतः संस्कारों को जन्म देती है, और संस्कार ये सिखाता है कि जो आपको जानकारी है, प्राचीन से मिली, अभी मिली, उसको किस तरीके से आपको प्रयोग में लाना है। हर चीज का प्रयोगवादी दृष्टिकोण, प्रयोग के आधार पर ही वस्तु उचित और अनुचित होता है किसी चीज का। तो शिक्षा संस्कारों को जन्म देती है, और संस्कार हमें प्रयोग की तरफ ले जाता है कि किस तरीके से किस चीज का प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। अर्थात उचित और अनुचित का समुचित प्रयोग ही शिक्षा हमें सिखाती है। अच्छा, एक चीज और है, शिक्षा का प्रयोग सकारात्मक और सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से हो सकता है। सृजनात्मक दृष्टिकोण से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हमें विवेकानंद
हमें महात्मा गांधी, हमें राधा कृष्णन जैसे व्यक्तित्व देखने को मिलेंगे, उनकी विचारधाराएं देखने को मिलेंगी, उनकी विचारधाराएं समाज में प्रतिष्ठापित हो पाएंगी। और वहीं अगर उसका विध्वंसात्मक रूप अगर देखने को मिले, विध्वंसात्मक रूप में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो हमें आतंकवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे, जिससे देश के देश बर्बाद हो रहे हैं। युद्ध, हर जगह युद्ध और हिंसा की भावनाएं दिख रही हैं। ये भी शिक्षा का ही एक रूप है। अब ये शिक्षा के दोनों ही पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब सृजनात्मक और विध्वंसात्मक पहलू है। सुमन जी, ये शिक्षा का नहीं, ये लालच का है। नहीं, लालच तो है, लेकिन आप चाहो कब्जा करने का, हड़पने का, कि हम उनका ले लें, हम उनका ले लें, हम उनका ले लें, ये मुझे लगता है शिक्षा हमें बताती है, संस्कार देती है, और वही संस्कार, हाँ संस्कार, वही संस्कार हमें दोनों तरफ, अब शिक्षा ही हमें इसमें चयन करने की भी क्षमता देती है कि हमें जाना किधर है। और शिक्षा के माध्यम से जो संस्कार हमारे अंदर पैदा होते हैं वही हमें रोकते हैं। जब संस्कारों की गति हम नहीं समझ पाते तो हम विध्वंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज के माहौल में शिक्षा की बहुत जरूरत है। प्रयोगवादी दृष्टिकोण से रही बात पुरातन, जैसा शास्त्र बुद्धे सर ने कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, हम उसको नकार ही नहीं सकते। हमको अपनी संस्कृति में घुसकर अगर हम उस पर काम करें, सही तरीके से काम करें, तो मुझे मतलब 100% विश्व वाले इतने बच्चे हैं, उनके फ्यूचर से क्या होगा वो ये नहीं सोच। नैतिकता का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, और उस नैतिकता को नियंत्रित और समायोजित करने के लिए अगर सरकार इसमें कुछ बदलाव कर रही है तो इसका स्वागत करना चाहिए, और इसके द्वारा समाज में एक पारदर्शिता आएगी, समाज विकासोन्मुख होगी। और विकासोन्मुख क्या होगी? जैसे सर्प हम लोग देखते हैं, सर्प क्या करता है? अपने पुराने केचुए को छोड़ता है, नए केचुए धारण करता है, लेकिन आत्मा उसकी वही रहती है। तो सांप हमें अमृत भी देता है और विष भी देता है, लेकिन हमें उसके अमृत का पान करना है, विष का पान नहीं करना है। अगर समाज उसके अमृत का पान करेगा तो समाज सोने की चिड़िया बनेगा, और फिर न्यू इंडिया की बात हम कह सकते हैं। हाँ, गरुड़ जी ही अमृत कलश लाए थे। हाँ, और क्या कहता, जिस नटराज की बात कह रहे थे, वो नटराज एक आस्था के विषय है, उसमें पूरा एक विजन है, एक दर्शन है, एक दृष्टि है, उसे हम नहीं समझते है। नहीं अब साहू साहब, लेकिन मैं उसके अंदर एक जो संचेतना है, एक आइडियाज है, एक जो विचारधारा है, उसे जानने की जरूरत है। और उस विचारधारा को जिस दिन हम समझ जाएंगे, उसी आत्मा की तरह हम आवरण, कंटेंट और स्ट्रक्चर के अंतर को भूल के उस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे, और वही शिक्षा है। आज की इस सभा में हमारे गणमान्य बुद्धिजन, प्रख्यात अनिल शस्त्र बुद्धे जी, हमारे विशि त्रिपाठी जी, सुमन जी, हालांकि महिलाओं ने बहुत अच्छा बोला, और पूनम मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बोला। आप सबों के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और आशान्वित हूं, आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम में आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते। थैंक यू। आप लोग अपने अपने आलेख जरूर भेज दीजिएगा सर, ईमेल मैं भेज दूंगा जी। ईमेल भेज दीजिए। आलेख हाँ, ईमेल भेज दूंगा मैं। लेखा ना? हाँ, आर्टिकल। ओके। समाज के सृजन में कुछ भी हो जी, समाज के सृजन में हाँ, एक छोटा सा भी कंकड़ डालने पे उस एक राम सेतु पुल का निर्माण होता है। गिलहरी यही सोच के ये की थी। उस तरह से मैं भी लगी हूँ, और जरूर अपना शोध पत्र दूंगी, ताकि हमारी समाज को हमसे कुछ सीखने को मिले और जानने को मिले, समझने को मिले। मैं यही उम्मीद करके आगे बढ़ रही हूँ, और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। अब मैं डॉक्टर सुमन जी को
धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। वैसे तो कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारी संस्कृति का मूल संस्कार है और उसी की कड़ी में मैं आप लोगों के प्रति पहले तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, मिश्रा सर का और पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोग जैसे विद्वानों को सुनने का, आपके समक्ष बोलने का। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे कृतज्ञता आप लोग का ज्ञापित करूं। फिर भी आज का जो यह सत्र शिक्षा एवं समाज विषय पर रहा, वह न केवल विचारोत्तेजक रहा, प्रत्युत इसने हमें एक नए दृष्टिकोण और वैचारिक ऊर्जा से भी सराबोर कर दिया। मैं आभारी हूँ आप सभी का। आप सभी यहाँ आए, अपना अमूल्य समय दिए। शास्त्र बुद्धि सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए जितना भी आपकी मैं प्रशंसा करूं या नमन करूं कम ही है। त्रिपाठी सर, आप आए, अपना समय दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से कोटि कोटि नमन, तहे दिल से बहुत बहुत आभार। पूनम मैम, आपको तो मतलब मैं पूनम मैम के साथ काम करती हूँ और सबसे अच्छी चीज इनमें ये है ना, अन्याय, सबको समदृष्टि से देखना, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो किसी के प्रति हो। ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे मैम में। पर जो इक्विटी और इक्वालिटी की बात आती है ना, जो हम पढ़ते हैं, और पूनम मैम अपने जीवन में इक्विटी को उतारती हैं। इक्वालिटी तो ठीक है, कहती है नहीं, अगर समाज को समाज को अगर वास्तव में विकसित बनाना है तो इक्विटी पे काम करो, और मैम इस पे काम करती है। मैम आप यहाँ आई और हमें आपको सुनने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा सर, मैं आपका क्या कहूं? पूरा समाज मेरा परिवार है। हाँ मैम, बिल्कुल। और मिश्रा सर, आपको कोटि कोटि नमन। आप अपने विचारों से मैं अवगत कराएं, और उस विषय में मैं ज्यादा क्या बोलूं, आपको